नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल डिजिटल सेंटर पर। एसएससी सीजीएल का हाल ही में मॉक टेस्ट हुआ और उसी का मैं सोल्यूशन कराने वाला हूं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। जब हम कभी भी बैट, अपन इंडियन हैं, क्रिकेट से तो नाता हमारा रहा है शुरू से ही। हम जिस बैट से हम खेल रहे होते हैं वो किस लकड़ी का ज़्यादातर बनता है। आप कभी नोटिस करिएगा, बैट पर ना एक वर्ड लिखा रहता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बैट पे एक वर्ड लिखा रहता है, उस वर्ड का नाम है बच्चों विलो। एक्चुअली में ये लकड़ी का नाम है बच्चों। किसका नाम है? लकड़ी, वुड का नाम है। और हम कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के जो बैट बनते हैं, इंडिया के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ अभी, इंडिया के जब पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर के जो बैट होते हैं वो सबसे बढ़िया होते हैं। वहाँ पर ये लकड़ी पाई जाती है। लेकिन हमसे पूछा गया इन चार में से, हमारे पास चार लकड़ियों के नाम दिए गए और हमसे पूछा गया है कि उनमें से सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाली लकड़ी का जो प्रयोग किया जाता है क्रिकेट बैट बनाने के लिए, किसका किया जाता है? सैलेक्स परपेरा का किया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब है क्रिकेट। क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? एक क्वेश्चन यह बनता है कि सर आईसीसी क्या है। आईसीसी वह संस्था है जो वर्ल्ड में क्रिकेट को कंट्रोल करने का कार्य करती है। कंट्रोल से मेरा मतलब है वर्ल्ड में कहीं पे भी क्रिकेट हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट या देश के मध्य क्रिकेट, तो उसको जो रेगुलेट करने का जो काम किया जाता है वो आईसीसी के द्वारा किया जाता है। आईसीसी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो आप ध्यान रखिएगा 1909 में हुआ था। एस्टेब्लिश कब होता है? 1909 में होता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में। ये पूरे क्रिकेट में क्रिकेट को कंट्रोल करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसके जो अभी करंट में प्रेसिडेंट हैं वो है जय शाह, भारतीय हैं। प्रेसिडेंट कौन है? जय शाह। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात आती है, सर बीसीसीआई क्या है। बीसीसीआई एक वह संस्था है जो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करती है। इसकी तो इंटरनेशनल है ये कैसी संस्था है? इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय है। कैसी संस्था है ये? अंतर्राष्ट्रीय है। और बीसीसीआई जो है हमारी इंडियन है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब होती है? तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो होती है 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है रोजर विन्नी। इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर विन्नी। ये बात आपको यहां से ध्यान में रखनी। प्रेसिडेंट कौन है? रोजर विन्नी। हाल ही में आईपीएल चल रहा है, आप सभी को पता ही है। तो आईपीएल 18 जो अभी प्रारंभ हुआ है, आईपीएल जो अभी करंट में चल रहा है, तो उसको स्पॉन्सर करने वाली कंपनी कौन सी है? टाटा। आईपीएल 18 को जैसे कभी भी आप देखा होगा, कभी भी जो कमेंटेटर्स होते हैं वो नाम क्या लेते हैं? आईपीएल डायरेक्ट नाम नहीं लेते, बल्कि बोलते हैं टाटा आईपीएल 2025, टाटा आईपीएल 18, ऐसे करके नाम लिया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला। हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी संपन्न हुई थी। हाल ही में क्या संपन्न हुआ था बच्चों? चैंपियंस ट्रॉफी 2025। इसको किसने जीता बच्चों? भारत ने जीता। विनर कौन रहा बच्चों? इंडिया, यानी भारत देश रहा। और रनर अप कौन रहा बच्चों? न्यूजीलैंड। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। और अब कहां पे भी होस्ट कंट्री भी आपसे पूछी जा सकती है। पाकिस्तान होस्ट कराया था, लेकिन ज्यादातर मैच दुबई में, पाकिस्तान में जो मैच हुए थे ज्यादातर वो बारिश से धुल गए थे। और जो इंडिया ने सारे मैच खेले थे वो दुबई में खेले थे। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, एक नाम मात्र का ही होस्ट है। अभी अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर हमें ये बताइए कि 2025 का तो आपने बताया कि 2029 में किस देश, कौन सा देश है जो चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करेगा? वो हमारा भारत करने वाला है। कौन सा देश करने वाला है बच्चों? भारत इसको होस्ट करने वाला है 2029 में। रनर अप। अब यहां से आपसे पूछ लिया जाए कि सर गोल्डन बैट किसको मिला? तो गोल्डन बैट मिला सचिन रविंद्रा को। ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, सचिन रविंद्रा। ठीक है, ये न्यूजीलैंड के हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि गोल्डन बॉल किसको मिली? मैट हेनरी। किसको मिली? मैट हेनरी। ये भी कहाँ के रहने वाले हैं? न्यूजीलैंड। तो ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखना, ये बेसिक नॉलेज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो जैसे मैं आपसे बोलूं, आईडीबीआई की स्थापना जो होती है 1 जुलाई 1964 को होती है। कब स्थापना होती है? 1 जुलाई 1964।
ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ दी गई थी? पृथ्वी घंटे यानी ये क्लाइमेट से रिलेटेड एक प्रोग्राम है बच्चों। क्या है? क्लाइमेट, जो जलवायु परिवर्तन होता है उससे रिलेट करके ये एक प्रोग्राम है, ये रनिंग किया जाता है। किससे रिलेटेड प्रोग्राम है? ये क्लाइमेट से रिलेटेड है, जलवायु से रिलेटेड है। कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये सिडनी में प्रारंभ हुआ था। कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? सिडनी में प्रारंभ हुआ था। सिडनी कहाँ पर है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और कब प्रारंभ हुआ था? तो 2007 में ये प्रारंभ किया गया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से डी हो जाएगा, मार्च 2007, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। जीन शब्द को गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम बताए। जो जीन शब्द जिस व्यक्ति ने दिया वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, मैं एक जेनेटिक्स की मैं बात करता हूं आपसे। किसकी बात करता हूं? जेनेटिक्स भी एक वर्ड है। ठीक है, और एक जीन वर्ड है बच्चों। दो वर्ड ये पूछा गया है कि किस व्यक्तियों ने दिए थे। ठीक है, ये बात हमसे पूछी गई है। अब ये बात जब पूछी गई है, इनका टाइम डेट याद रखिएगा। जैसे मैं आपको जेनेटिक्स की बात करूं, ये 905 में बैटसन ने दिया था बच्चों। किसने दिया था? बैटसन ने दिया था। और जीन वर्ड जो दिया था 1909 में दिया था। और वो किसने दिया था? जोहानसेन ने दिया था। अब ऑप्शन में देखो जोहानसेन कहां पर है। ये बात समझ में आई कि नहीं? जोहानसेन, बैटसन, ये सारी चीजें हमें यहां से ध्यान रखने हैं। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट चलते हैं। जोहानसेन, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? हमारा सी आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि ये हमसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? पेरू, अर्जेंटीना, भारत। तो आंसर हो जाएगा हमारा ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील। और कुछ मैं फैक्ट लेकर आया हूं, ये देखो आप लोग। टी, विश्व में टी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है बच्चों? विश्व में टी का जो खाद्यान्न पदार्थ हैं ज्यादातर सबका टी, जैसे टी हुआ, जैसे राइस हुआ, व्हीट हुआ, इन सब का जो सबसे ज्यादा उत्पादन करने का काम करता है वो चाइना करता है। और शुगर केन का यानी गन्ने का कौन करता है? ब्राजील करता है। राइस का कौन करता है? चाइना करता है। और व्हीट का कौन करता है? चाइना करता है। आप एक बात नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, देखो ये चाइना, चाइना और चाइना। अनाज की बात कर लूँ, चावल की बात कर लूँ या चाय की बात करें तो सब में टॉप पर कौन आ रहा है? चाइना आ रहा है। ये चाय की बात कर लो आप, चाय देख लेते हैं अपन, चावल देख लेते हैं अपन लोग। ठीक है ना, अब दूसरा अनाज भी देख लेते हैं। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चाइना आगे है। और गन्ने की बात की जाए तो गन्ने में कौन है बच्चों आगे? तो गन्ने में आता है ब्राजील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है, एक होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दिया है रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होता है, आदान प्रदान। आप इसे जनरली भाषा में समझ सकते हैं, हस्तांतरण होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण जो होता है, अपकरण जो होता है, इन दोनों ही कार्य हो रहे होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन आ भी रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन जा भी रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन जा भी रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन आ भी रहे होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स का हस्तांतरण हो रहा होता है। अब एक आई ऑक्सीकरण, इसमें क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण के क्या होता है? इसमें ना इलेक्ट्रॉन खो दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं। अब एक और अभिक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। एक और अभिक्रिया क्या होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? अपचयन कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन अपचयन मैंने लिखा, जैसे देखिए आप अपचयन लिख दिया। अपचयन में क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। एक बार नोटिस करो आप, यहां से यहां पे त्यागने की थी, यहां पे ग्रहण करने की है। अब दोनों ही मिल जाएंगे ये दोनों। ठीक है ना, अब तो कौन सी अभिक्रिया बन जाएगी? रेडॉक्स। ये हमसे बोला गया, आप समझिएगा ये। ठीक है, दोनों मिलने पर रेडॉक्स है, जिसमें त्याग भी करेगा ग्रहण भी करेगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन यहां से आंसर क्या हो जाएगा? रेडॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? नाइट्रोजन की खोज करने वाले हैं रदरफोर्ड। नाइट्रोजन की खोज करने वाले कौन है? रदरफोर्ड। अब कुछ आगे कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए आप इन पॉइंट्स को।
जैसे आपसे कहा जाए कि ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। ठीक है, आपसे कहा जाए कि हाइड्रोजन, हेनरी कैवेंडिश, हीलियम विलियम रैमसे, कार्बन जोसेफ ब्लैक। तो ये चारों चीज़ें भी आपको याद रखनी है नाइट्रोजन के अलावा कि कौन किसकी खोज कर रहा है। जैसे मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, ऑक्सीजन का नाम आएगा जोसेफ आ जाएगा, हाइड्रोजन का हेनरी आ जाएगा, हीलियम का विलियम आ जाएगा एंड कार्बन का जोसेफ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के द्वारा किसके द्वारा बनवाया गया था? ओडिशा, इसका प्राचीन नाम था, पहले नाम इसको उड़ीसा बोलते तो प्राचीन नाम था कलिंग। कलिंग आपने नाम सुना ही होगा, कलिंग, एक नाम कलिंग, कलिंग के बाद उड़ीसा, और करंट में इसको क्या बुलाया जाता है बच्चों? ओडिशा नाम बुलाया जाता है, इसे क्या बुलाया जाता है? ओडिशा। ओडिशा का एक एक्चुअली में जो कोणार्क है ना, कोणार्क एक छोटा सा गांव हुआ करता था जो लगभग जगन्नाथपुरी से लगभग 35 किलोमीटर अप्रॉक्स है, 30 से 35 किलोमीटर है। ठीक है, दोनों के जैसे मैं आपसे कहूं कैसे, पहले इसका क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बना? नरसिंह देव बर्मन ने। नरसिंह देव जो है उन फर्स्ट हैं, ये गंग वंश के हैं। आपसे पूछा जाए किस वंश से हैं? गंग वंश हैं। कब बनवाया? अप्रॉक्स 1250 से के बाद 1300 तक, मतलब कि आप इसे कह सकते हो मेन डेट आती है इसकी 1250। ये बात ध्यान है, ड्यूरेशन 1250 के बाद इसको बनाया जाता है। किसने बनवाया था? गंग वंश वालों ने इसको बनवाया था। अब इसमें एक बात, खास बात क्या है कि मैंने कहा कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर है कहां पर बच्चों? पहली बात तो ये है सर, कहां पर? कोणार्क में है, ओडिशा में है। कहां पर है बच्चों? ओडिशा में। ओडिशा में एक और मंदिर है, जगन्नाथपुरी का मंदिर, जगन्नाथपुरी टेम्पल। ठीक है, जगन्नाथपुरी और इसमें दोनों में जो डिफरेंस है ना, लगभग 30 से 35 किलोमीटर का डिफरेंस है मात्र। तो दो, कभी अगर आप जगन्नाथपुरी जाना हो तो कोणार्क जरूर देख के आना, और आप कोणार्क जाना हो तो जगन्नाथपुरी देख के आना। यह है आर्किटेक्चर का वह अद्भुत नमूना है जो विश्व प्रसिद्ध है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण का जो हृदय है वह धड़कता है, जो श्री कृष्ण का है वो हृदय धड़कता है। कहते हैं जब द्वारिका में श्री कृष्ण की जब मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात जो पांडव थे उनको बुलाया गया, कहा गया कि श्री कृष्ण की मृत्यु हो चुकी है, वो अंतिम सांस ले रहे हैं। ठीक है, तब उसके बाद क्या होता है कि पांडवों को जब पता लगा तो पांडवों के लिए एक शॉकिंग घटना थी। उन्हें पता है कि श्री कृष्ण भगवान का एक रूप है और वही चले गए तो हमारा कोई वजूद नहीं है। तो श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार करने के लिए वो लोग द्वारिका आते हैं। द्वारिका जब वो आते हैं, द्वारिका आने के पश्चात जो उनमें सबसे समझदार और सबसे इंटेलिजेंट जो व्यक्ति थे वो युधिष्ठिर थे, धर्मराज उन्हें कहा जाता था। धर्मराज आए और उनका अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की, और अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। लेकिन फाइनली क्या होता है, उनका हार्ट जो होता है वो जल नहीं पाता है। बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि तो भगवान का हार्ट है, भगवान का हार्ट ऐसे नहीं जलेगा, भगवान का हार्ट ऐसे नहीं जलेगा। तो वो क्या करते हैं, उसको पानी में बहा देते हैं। अब वो पानी में बहता बहता जगन्नाथपुरी उड़ीसा में पहुंच जाता है और वहां पर ये मंदिर बनवाया जाता है, जगन्नाथपुरी का मंदिर। उस मंदिर की खास बात ये है, उसका जो फ्लैग है पर डे चेंज किया जाता है, और हमेशा उसकी मैं खास बात बता दूं, उसका जो फ्लैग है ना वो हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में बहता है। उसमें खाना कितना भी बन जाए, कभी ना तो ज़्यादा होता है नहीं कम होता है, और जो खाना पकाया जाता है उसके ऊपर सबसे जो हांडी जो रखी रहती है, बर्तन जो रखे रहते हैं, और सबसे ऊपर वाला जो बर्तन है उसमें सबसे पहले वो खाना पकता है। तो ये साइंस का, ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी का एक अद्भुत नमूना है, जिससे हमें पता लगता है कि कोई तो शक्तियाँ हैं जो इन्हें चलाती हैं। और उसी से 30 से 35 किलोमीटर दूर है कोणार्क टेम्पल, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा, इसकी किसके नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। किस में शामिल किया गया था बच्चों? यूनेस्को में इसे शामिल किया गया था। अभी कौन सी शैली है जिसमें ये बनवाया गया है, उससे रिलेटेड चीज़ें बातें करते हैं, आओ। ठीक है जी, आओ। किस डायनेस्टी ने बनवाया इसको? गंग डायनेस्टी ने बनवाया। कब बनवाया? लगभग 1250 के। डेडिकेट किसको है? लॉर्ड सन, यानी भगवान सूर्य को। आपसे पूछा जाए, सूर्य मंदिर नाम ही उन्हीं के ही है। ठीक है, यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1984 में। स्टाइल है कलिंग। कलिंग में भी नाम बताया कि उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग। कलिंग का एक युद्ध बहुत फेमस है, आपको बताना है कि किसने लड़ा और किसका हृदय परिवर्तन होता है। इसमें जो ये मंदिर बना है ना, एक क्या रथ के आकार का है। आकार कैसा है इसका? शेप जो है रथ के आकार का, जिसमें 12 पहिए लगे हुए हैं और 7 घोड़े हैं। कितने घोड़े हैं? 7। और जो 12 पहिए हैं ना, जो 12 व्हील्स हैं, उनमें ना वॉच बनी हुई है। क्या बनी हुई है? वॉच, घड़ी बनी हुई है। अब उससे ना टाइम के कैलकुलेशन की जा सकती थी। उस पर जो 12 जो
पहिए हैं उन पे क्या बनी हुई है, घड़ी बनी हुई है जिससे कि टाइम कैलकुलेट की जा सके। तो आप सोचिए कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने घड़ी, सूर्य को देखना, उन पे उनको बनाना आर्किटेक्ट के माध्यम से हमें सिखाया था ये चीज़ें। ठीक है, आओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य की भाषा है? तो नेपाली देखो इसमें से पड़ोसी किसका, राजस्थान का तो नहीं है, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, ये तो भाई ऑप्शन ही एलिमिनेट कर सकते हो आप। ये लो, पड़ोसियों में हमेशा क्या, मैं हमेशा क्लास में बताता रहता हूँ, जैसे फोक डांस हुई, लैंग्वेजेज हुई, ये हमेशा बाउंड्री स्टेट में ही ज़्यादातर होती हैं। कैसे, आप समझिएगा, ये स्टैटिकल क्वेश्चन है। जैसे मैंने ये कहा आपसे, अब ये मैंने आपसे कह दिया बच्चों, जैसे मैंने कहा नेपाल, ये रहा नेपाल, एक तरफ से यूपी से लगता है, एक तरफ वेस्ट बंगाल से लगता है, एक तरफ सिक्किम से लगता है, ठीक है, बिहार से भी लगता है, बिहार से लगता है, तो ऐसे करके सिक्किम घिरा हुआ है। ठीक है, नेपाल, सॉरी सिक्किम नहीं, नेपाल घिरा हुआ है। अब नेपाल घिरा हुआ है तो नेपाली लैंग्वेज कहाँ बोली जाएगी, इनकी बॉर्डर जो स्टेट है ना यहाँ पर, तो इनमें से बॉर्डर स्टेट ना तो कर्नाटक है, कर्नाटक साउथ में आता है, यहाँ पे आता है राजस्थान, राजस्थान भी यहाँ पे आता है। ठीक है, दूसरा क्या आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश थोड़ा सा ऊपर आता है, यहाँ पे आ जाता है। तो अब देखो दूर दूर तक लेना ही देना नहीं है, तो यहाँ पे जो आएगा वो सिक्किम आ जाएगा। हम अगर सपोज करो सिक्किम में बोलता हूँ गलत आंसर है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें ये आंसर ही करना पड़ेगा, हम इसे क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये गलत है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को बहुतों को सही माना है। आप मेंस की बात कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चनों को सही मानते हैं और हम क्लेम लेकर आ जाते हैं इस चीज़ के अंदर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से सिक्किम आ जाएगा। अब सिक्किम के बारे में एक चीज़ और बता दूँ, हमें ऐसा लगता है कि ये 7 सिस्टर्स में शामिल है। हमें क्या लगता है कि ये 7 सिस्टर्स में भी शामिल है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हमें क्या लगता है कि ये 7 सिस्टर में भी शामिल है, बट ये 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। तो सर हमें ये भी बता दो कि 7 सिस्टर्स हैं कौन कौन सी, तो आप देखिए कि 7 सिस्टर्स कौन कौन सी हैं, 7 सिस्टर्स। ठीक है, अब 7 सिस्टर, मैं एक ट्रिक हमेशा बताता हूँ, एंटी ममा, क्लास में मैंने बता रखा है ये 7 सिस्टर्स है। एन से आपको बताना है नागालैंड, ठीक है, दूसरा टी से त्रिपुरा, ठीक है ना, एम से मणिपुर। आप मेरी हेल्प करिएगा सारे लोग, ए से अरुणाचल प्रदेश, गलती सभी से होती है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मणिपुर एम से, इसकी एम की बात कर रहा हूं मैं, मणिपुर, मणिपुर के बाद मेघालय, और मेघालय के बाद आ गया असम। आप देखिएगा सारे कि 7 की 7 स्टेट हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा बीटा गामा का पता लगाने उनकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। इसके लिए गीजर काउंटर है, जीजर नहीं है, गीजर काउंटर है, ये गीजर काउंटर है। ये बात आप लोग यहां पे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होगा, उसका एक्सेलरेशन। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा जो अपर हाउस होता है, ठीक है, उसमें संख्या मैक्सिमम कितनी है? 250, यानी कि 250। देखो, एक होता है राज्यसभा जिसे हम बोलते हैं उच्च सदन, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? उच्च सदन बोला जाता है। उच्च सदन से एक और नाम है अपर हाउस। ठीक है, एक तरफ है लोकसभा, एक तरफ क्या है बच्चों? लोकसभा। लोकसभा बोले तो लोअर हाउस, इसको क्या बोलेंगे? निम्न सदन। और आपको बतानी है कि लोअर हाउस की सीट्स कितनी है, लोअर हाउस की टोटल सीट कितनी। आपको बताना है कि यूपी में असेंबली की सीटें कितनी हैं और पार्लियामेंट की सीट मैंने सबसे ज्यादा है, इसलिए इसमें पूछा है आपसे। ठीक है, आगे चलते हैं, आ जाइए। सिंटैक्स एरर द्वारा निश्चित किया जाता है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि सिंटैक्स जो एरर है वो किसके द्वारा फाइंड किया जाता है? कंप्यूटर से रिलेटेड आया बच्चों। किससे रिलेटेड आया है? कंप्यूटर से रिलेटेड आया है। तो एक सीधी सिंपल सी इंटरप्रेटर या लॉजिक यूनिट या ALU, तो ये पता लगाया जाता है कंट्रोल यूनिट के द्वारा।
किसके द्वारा पता लगाया जाता है? ये कंट्रोल यूनिट के द्वारा ये पता लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ओकोजिन द्वारा प्रेरित है? अब ये पूछा गया है कि ओकोजिन द्वारा कौन सा जो रोग है वो होता है कैंसर। कौन सा होता है? कैंसर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अजादिराकटा इंडिका का वैज्ञानिक है, मतलब नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम पूछा गया, तो ये नीम का नाम है। आपने देखा होगा लोग नीम की दातुन करते हैं, दांतों को साफ करने के लिए करते हैं, वो कौन सा नीम है? वो यही नीम है। उसका नाम क्या है वो आपके सामने। भारत के संविधान में अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा समाविष्ट किया गया था? तो 44, 42, 43, 45। तो सबसे ज़्यादा मैं हमेशा क्लास में बताता भी रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो फेमस अमेंडमेंट है 51A के लेके ये हुआ था 1976 में। और कौन सा है इसका नाम? 42 अमेंडमेंट। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और आपसे कभी कभी इसका ईयर भी पूछ लिया जाता है, तो 1976 इसका ईयर है। मैं लिख भी देता हूँ साथ में। भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय नेशनलाइज जो बैंक है वो कौन सी? वो है SBI। कौन सी है? भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि SBI सबसे बड़ी है। फिर PNB है, ऐसे करके ये अर्ध सरकारी बैंक है एक तरीके से। और ये क्या है? अभी नेशनलाइज किया जा चुका है SBI को। और SBI सबसे बड़ा संगठन भी है। प्रति व्यक्ति आय किसके द्वारा प्राप्त होती है? राष्ट्रीय आय को जनसंख्या द्वारा विभाजित करना वाला। सही बात है, ये तो एक नागरिक की न्यूनतम आयु। नहीं भाई, ये तो वैसे ही आगे देते। कुल राष्ट्रीय पूंजी को अर्जित लाभ को विभाजित करके, देश के नागरिकों की आय का संक्षिप्त विवरण प्राप्त करके। ये भी गलत है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम हुई है उसमें जनसंख्या के क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। नेशनल इनकम जो होगी उसमें डिवाइड किससे कर देंगे? पॉपुलेशन से कर देंगे भैया, जितनी भी हमारे देश की जनसंख्या है। ये कहना इसमें चाह रहे हैं। सिख धर्मगुरु का उद्भव किसके उपदेशों से हुआ है? मतलब पहले जो गुरु रहे वो हुआ है। अब मैं आपको सारी लिस्ट बता देता हूँ 10 के 10 गुरुओं की। गुरु नानक, पहले जो गुरु थे वो कौन थे? गुरु नानक। तो गुरु नानक के उपदेशों से ही सारी कहानी स्टार्ट होती है। गुरु नानक जी देखो ये रहे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए आंसर हो जाएगा। बाकी आप देखो, गुरु 10 नंबर पर गुरु अंगद आते हैं, गुरु अमरदास आते हैं, गुरु रामदास आते हैं, गुरु अर्जुन आते हैं, गुरु हरु गोविंद आते हैं, गुरु हरे आते हैं, गुरु हरकृष्ण आते हैं, गुरु तेग बहादुर आते हैं, और लास्ट 10वें गुरु गुरु गोविंद है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है या तो गुरु नानक जी से पूछा जाता है या गुरु गोविंद जी से पूछा जाता है। ये बात इन दोनों के बारे में फेमस बात है, तो ये बात याद रखनी है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। MS ऑफिस, फोटोशॉप और एनिमेजिक किसके उदाहरण हैं? तो ये हमसे पूछा गया। आई थिंक किसके हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, एप्लीकेशन इंजीनियर, क्षमा चाहूँगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप लोग बताइए किसके उदाहरण है सारे के सारे? MS ऑफिस, फोटोशॉप, ये क्या है? एप्लीकेशन, ऐप है। तो किसका ऐप? देखो, ऑफिस, MS ऑफिस एप्लीकेशन, फोटोशॉप एप्लीकेशन, एनिमेजिक एप्लीकेशन। तो कौन सा ये कौन टाइप का सॉफ्टवेयर हो जाएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशंस। गाने नगाई उत्सव फसल के मौसम के अंत की याद में मनाया जाता है और मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में गान नगाई उत्सव कौन सा समुदाय मनाता है? इसको कबोई या रोंगमेई के नागाओं के द्वारा मनाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब हाल ही में एक घटना है कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। एक घटना क्या है बच्चों? मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। कौन सा रूल लगा हुआ है? प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। अब ये किन कारणों से लगा है, ऐसा क्या हुआ? हम पिछले कुछ वर्ष का एक इतिहास निकालते हैं। पिछले 1-1.5 साल से और कुछ 6-8 महीने से बहुत ही भयानक, बहुत ही निर्मम चीज़ें, जैसी फ़ोटो होना, वहाँ पे हिंसा होना, ऐसी हमने घटनाएं कहाँ देखी? मणिपुर में देखी। कई न्यूज़ चैनल्स ने अभी चलाया था कि मणिपुर जो है वो अनाथ हो चुका है क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन लगने के पीछे क्या कारण है ये हमें जानना है। राष्ट्रपति शासन लगने के पीछे जो कारण है, सबसे पहला कारण, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। वैसे राष्ट्रपति शासन लगता कब है? पहली बात ये, राष्ट्रपति शासन जब लगता है जब किसी भी कोई वर्तमान गवर्नमेंट किसी राज्य की स्थिति को संभाल नहीं पाती है, सांप्रदायिक हिंसा हो जाती है या ऐसी कोई घटना घटित होती है जो संविधान को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो मणिपुर के अंदर 2022 में चुनाव हुए थे और 2025 में वहाँ के जो CM हैं M वीरेन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बावजूद क्या हुआ कि अभी तो 5 साल चलनी थी,
5 साल मतलब कि सरकार चलती है, 5 साल का एक टेन्योर होता है एक गवर्नमेंट का। लेकिन क्या हुआ कि 22 में स्टार्ट हुआ, 25 में क्या किया उन्होंने, रिजाइन कर दिया। तो इसका मतलब ये कि दूसरा सीएम चुना जाएगा, लेकिन ये भी घटना नहीं घटी थी, दूसरा सीएम भी नहीं चुना हुआ। अब इन सभी पीछे घटनाओं के क्या कारण हैं वो जानने का हम प्रयास करते हैं। तो मेरे माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसके पूरे दौरान क्या हुआ मणिपुर हमने देखा कि बहुत ऐसे दरिंदगी भरे ऐसे वीडियोज़ आए, वहाँ की गवर्नमेंट को ऐसे बोला गया कि वहाँ की गवर्नमेंट कोई कार्य नहीं करने, अपोजिशन के द्वारा भी बहुत सारे क्लेम किए गए। अभी जो वर्तमान घटना है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लागू हो चुका है, और प्रेसिडेंट रूल जब लागू कैसे हुआ उसके पीछे कहानी जानते हैं। एम वीरेन, वहाँ के जो एम वीरेन साहब जो सीएम हैं वो मैते ट्राइब से आते हैं। किस ट्राइब से आते हैं? मैते ट्राइब से आते हैं। देखो मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। एम वीरेन वहाँ के सीएम है। एम वीरेन साहब क्या है? फॉर्मर सीएम है। अब इन्होंने क्या किया? रिजाइन कर दिया बच्चों। क्या कर दिया? यहाँ से रिजाइन कर दिया। अब रिजाइन कर दिया, इनका जो ट्राइब है या कम्युनिटी है वो है मैतई। किस ट्राइब से आते हैं ये? किस कम्युनिटी से आते हैं? आप ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा। किस कम्युनिटी से आते हैं ये? मैतई कम्युनिटी से आते हैं। मैतई के अलावा मणिपुर में कौन कौन सी ट्राइब कम्युनिटी निवास करती है? उनके अलावा कौन सी करती है? एक करती है नागा, एक करती है कुकी। और गवर्नमेंट बहुमत से गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की। और बीजेपी के बाद लगभग 37 सीट हैं 60 में से। तो बहुमत से भी ज़्यादा है नहीं है, 31 चाहिए होता था, लेकिन इनके पास सीट कितनी है टोटल? 37। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ प्रेसिडेंट लागू करना पड़ा? एम वीरेन की जगह दूसरा नया सीएम नहीं ला सके। तो उसके पीछे कारण क्या है कि एम वीरेन जो है ना, एम वीरेन जो है वो मैते ट्राइब से आते हैं। अब मैते ट्राइब क्या हुआ कि जो रिजर्वेशन जो दिया गया था मैते ट्राइब वालों को दे दिया, लेकिन कुकी वालों ने ये नाराजगी जता दी कि जिस हम भी इसमें हकदार हैं कि हमें भी क्या मिलना चाहिए? रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब रिजर्वेशन मिलना चाहिए तो कुकी वाले ने डिमांड की, इससे हिंसा बढ़ गई। हिंसा बढ़ने के साथ वो आज तक मणिपुर जल ही रहा है। अब मणिपुर आज तक जब जल रहा है तो इसके पीछे कारण आपको पता है कि दो सांप्रदायिक हिंसा हो जाती है। तो अभी क्या हुआ? एम वीरेन ने इस्तीफा दे दिया। एम वीरेन के इस्तीफा देने के बाद अब बीजेपी के सामने है कि अब सीएम नागा बनाए या कुकी बनाए। अगर कुकी बना देते हैं तो इनके विरोध की भावना जाग जाएगी। मैतई की जो वोट बैंक है, मैतई की जो वोट बैंक है वो खत्म हो जाएगी कि यार हमने भी तो वोट दिया है, हमारे वाले सीएम को कैसे हटा दिया। अगर मैतई को वापस बना दिया जाता है तो ये होगा कि कुकी वाले नाराज हो जाएंगे, अरे मैतई तो पहले से ही था। तो जो ये सांप्रदायिक हिंसा है कुकी, मैतई और नागा के अंदर, ये दोनों गुट में रहते हैं, नागा और कुकी। और जो अगेंस्ट हैं ये दोनों तीन, मतलब ये एक तरफ दो हैं, एक तरफ मैतई हैं। तो इस घटना को रोकने के लिए ये एक व्यक्ति को भेजा गया, संबित पात्रा, जो बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं। आपने टीवीओं पे देखा होगा उन्हें वार्ता करते हुए। अब जब दोनों संबित पात्रा को जब भेजा गया, देखा गया, तो संबित पात्रा ने डिसीजन लिया कि भैया देखो, अगर मैतई को बनाते हैं तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है, पहले वाले को क्यों हटाया, अगर इनमें से बनाते तो ये जो वोट बैंक है वो खत्म हो जाता है। तो इस पॉइंट को देखते हुए वहाँ पर क्या कर दिया गया? प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। और प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद अभी कब तक रहेगा ये कुछ आइडिया नहीं है, और वक्त के समय गर्भ में क्या है ये भी नहीं पता है हमें। तो अभी के लिए इमरजेंसी रूल लग चुका है, प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। प्रेसिडेंट रूल लगने के पीछे कारण आपके सामने है कि सीएम बनाने की, चेहरा बनाने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिला। तो इनसे जो वहाँ पे संबित पात्रा गए, उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे सारा सिनेरियो क्रिएट हो गया। और पिछले 1-1.5 साल से पूरा मणिपुर जल ही रहा है। उस सभी को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। ठीक है, आओ ये बात ध्यान रखना। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार एनाबेल सदरलैंड को दिया गया है। किसे दिया गया? एनाबेल सदरलैंड को दिया गया। कहाँ की प्लेयर हैं ये? ऑस्ट्रेलिया की हैं। कहाँ की हैं ये? ऑस्ट्रेलिया की हैं। जनवरी 2025 में सिंगापुर द्वारा मानद नागरिक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो ये तरुण दास को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? तरुण दास को। 72वें अमेरिकी विदेश मंत्री के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मार्को रूबियो को किया गया है। किसे किया गया बच्चों? मार्को रूबियो को किया गया है। कौन से पूर्वोत्तर राज्य 21 जनवरी को अपना राज्यत्व दिवस मनाते हैं? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ऐसे करके हमने सीजीएल पेपर को एनालिसिस किया, कैसे तरीके के क्वेश्चन आए। आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। धन्यवाद।